गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा आज का ये वीडियो बच्चों के लिए तो है ही, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए है। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों को स्टडी के लिए कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हम लोग इम्प्रूव करवाएं। पेरेंट्स भी पूछ लेते हैं, बच्चे भी कई बार पूछते हैं, मैम कैसा करूं, कैसे मैं प्रिपेयर करूं, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करूं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, बच्चों को समझाने से पहले आप आज के इस वर्ल्ड को समझिए। आप समझेंगे तभी बच्चों को ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे। हम अपने बचपन को एक बार याद करते हैं। हमारे बचपन को बीता हुआ लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुका है और उस बचपन में डिस्ट्रैक्शंस जो थे बिल्कुल ना के बराबर थे। एग्ज़ाम्पल, क्लास 10th के बाद जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे वो साइंस के लिए ऑप्ट करते थे, जो थोड़े ठीक ठाक मार्क्स लाते थे कॉमर्स, एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑप्ट फॉर आर्ट्स। लेकिन आज के इस वर्ल्ड में 10th के बाद बच्चे, पेरेंट्स सभी कंफ्यूज, क्योंकि इतने सारे इमर्जिंग ब्रांचेस आ चुके हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है बहुत पहले से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जिनको पहले से गाइडेंस मिल रखा हुआ है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहले से डिसाइड नहीं कर चुके हैं या कोई गाइडेंस नहीं है आगे का, वो बहुत कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि किस फील्ड में कितना स्कोप होगा, क्या करवाएं बच्चों को। और अगर किसी फील्ड को हमने ऑप्ट कर भी लिया तो उसके लिए स्टडी मटेरियल, बेस्ट कोचिंग कहाँ से कैसा मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हमें खुद एज अ पेरेंट आ जाते हैं। तो बच्चों का कन्फ्यूज़ होना तो बहुत ही ऑब्वियस है, और अगर वो कन्फ्यूज़ है तो वो रिज़ल्ट अपना कैसे अच्छा दे सकते हैं। तो 2 वर्ड समझते हैं आज, डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस। समझिए कि आज का हमारा जो ये वर्ल्ड है फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, जिसमें कांस्टेंट नोटिफिकेशन है, एंडलेस कंटेंट है। आप 5 मिनट के लिए सोचते हैं वीडियो देख लेता हूँ, रील्स देख लेती हूँ, लेकिन वो 5 मिनट कब 25 मिनट में बदलते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है। गेम्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि बच्चा नेचुरली एडिक्टेड होगा ही। आपने बचपन में दिया था, 1-2 क्लास में दिया था कि ठीक है इतना शोर मचा रहा है, थोड़ी देर वो टाइम पास कर लेगा, लेकिन वो 1-2 की आदत ऐसी लगी कि अब बड़े क्लासेस में बच्चा छोड़ नहीं पा रहा है उसको। तो अगर आप अपने बच्चों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत अर्ली आपको घर के अंदर कुछ ऐसे हैबिट सेट करने होंगे कि बच्चा आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, बच्चा खुद भी अच्छा कर पाए और आप खुद भी उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो पाए। आपको खुद एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट होना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए? हमें फोकस को ट्रेन करना होगा, क्योंकि फोकस जो है आज के टाइम में गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेंड स्किल है। और फोकस को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फ्री टाइम है उसमें हम कांस्टेंट एंटरटेनमेंट बच्चों को दे रहे हैं। मोबाइल देख लो, टीवी देख लो, या कुछ भी कोई गैजेट डिवाइस वगैरह हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन ये आपके बच्चों के एकेडमिक्स में हेल्प बहुत कम करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने उस बच्चे को अपने साथ हाउस होल्ड वर्क में, हाउस होल्ड चोर्स में इंगेज किया तो। क्योंकि हमारा किचन जो है वो अपने आप में एक लेबोरेटरी मान सकते हैं हम लोग। जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं इतना, हीट की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं या मेटल के बर्तन वगैरह है, वो सब हम साइंस में पढ़ते हैं। तो बच्चा अगर आपके साथ किचन में आपको हेल्प कर रहा है तो आपको खुद भी खुशी होगी, बच्चा खुद सेटिस्फाइड रहेगा कि हमने पेरेंट्स को हेल्प किया। उसके अलावा बच्चों ने बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है जो कि जब उनको क्लास में डिस्कस किया जाएगा तो उन चीज़ों को उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। फ़ोकस को डेवलप करने के लिए हम दूसरा ये कर सकते हैं कि हमें बच्चों में कुछ आदतें डालनी है, वन टास्क एट अ टाइम। आजकल छोटे बच्चे जो बिल्कुल अभी चलना भी नहीं सीख पाए हैं, मदर क्या करती हैं कि खाना और टीवी एक-एक साथ ऑन कर दिया या वीडियो दिखा दिया। अब अगर इस आदत को राइट टाइम पे स्टॉप ना किया जाए, 1, 2, 3, 4 क्लास में आते-आते आपको स्टॉप करना होगा, नहीं तो ये आदत रह जाएँगी। वो बच्चा टीवी और खाना एक साथ देखेगा, यानी उसका माइंड जो है मल्टीटास्किंग एक टाइम में कर रहा है, और जब माइंड आपका बहुत सारी चीज़ों में एंगेज है तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो मल्टीटास्किंग को स्टॉप कीजिए, वन टास्क एट अ टाइम पे ट्रेनिंग दीजिए। फिनिश योर वर्क कंप्लीटली, उसके बाद ही आप दूसरे टास्क के लिए जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा होमवर्क कर रहा है, दोस्त आ गया घर में बुलाने के लिए कि खेलने चलते हैं, बच्चा ज़िद करने लगा कि हाँ मुझे जाना है,
पेरेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अगर होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पहले होमवर्क फिनिश करो, देन यू कैन गो फॉर प्ले। लेकिन अगर होमवर्क बहुत ही ज़्यादा है, तो आप ब्रेक दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ उसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, 9-10th के बच्चों के बारे में कहना चाहूँगी, घर में छोटे भाई-बहन भी होते हैं। इनको स्टडी करने के लिए बहुत ही कूल एंड काम एनवायरनमेंट चाहिए। हम लोगों ने अपनी लाइफ़स्टाइल ऐसे बना रखे हैं, सोशल मीटअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, घर में लोगों का आना-जाना लगा रहता है। घर आपका बड़ा है तो कोई बात नहीं, 2-3 कमरे हैं, किसी कमरे में बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बच्चा आपका स्पेशली बड़ा हो रहा है, 9-10th क्लास में आ रहा है, 11th-12th में पढ़ रहा है, तो इस समय लोग अगर घर में आते हैं तो वो कितना भी उसको आपने एक आइसोलेटेड रूम दे रखा हुआ है, उसका ध्यान कहीं न कहीं रहता है कि बाहर कमरे में कोई आया है, क्या बातें कर रहे हैं, और आप बातों में अक्सर कई बार बच्चों के बारे में ही बात कर जाते हैं, तो बच्चों को और क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। तो उनका कहीं न कहीं अटेंशन तो डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा करे, तो आपको भी अपने ये जो सोशल मीट्सअप वगैरह हैं, या तो बाहर कर लीजिए या उस टाइम में कर लीजिए जब बच्चा आपका स्कूल में है, कोचिंग में है, या सो रहा है, उसका ऑफ टाइम है, उस टाइम में आप कर लीजिए, या इसको कम से कम रखिए अगर आप सच में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। उसके अलावा आप बच्चों को मान लीजिए खाना खाने बैठ रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल तो अपने आप में बहुत ही प्रोडक्टिव सा टेबल है। इस टाइम में आप अपने बच्चों के साथ उनके बहुत सारे बातों को शेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए उनके स्कूल्स में आजकल क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में कुछ भी आप अगर बात करते हैं तो बच्चा अपनी बातें बताएगा आपको, वो बताएगा तो आप भी अपना कुछ ओपिनियन बताएँगे। 2 फ़ायदे होंगे, बच्चा भी ये फ़ील करेगा कि पेरेंट हमसे बात करते हैं, पेरेंट को हमारे बारे में सारी बातें पता है, पेरेंट के लिए हम इम्पोर्टेंट हैं, और पेरेंट्स को भी एक चीज़ समझ में आएगा बच्चा उनका किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो समझ पाएँगे। इसके अलावा टाइम टेबल अक्सर पूछते हैं पेरेंट मुझसे, टाइम टेबल कैसा बनाएँ? तो बिलीव मी, टाइम टेबल तो हम खुद फ़ॉलो नहीं कर पाते, बच्चे क्या ही फ़ॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ़ द डे हम फ़ॉलो कर सकते हैं। एक जनरल टाइम टेबल फ़ॉलो हो सकता है, जैसे कि आपने 7 से 9 बजे का टाइम स्टडी का टाइम रख लिया है, तो एट एनी कॉस्ट 7 से 9 बजे आपको क्या करना है? स्टडी करना ही है। भले ही आपके कोई होमवर्क नहीं है, भले ही आपके कल को कोई क्लास टेस्ट वग़ैरह नहीं है, लेकिन जब तक ये लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो भी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैथ्स करना अच्छा लग रहा है, मैथ्स कर लेते हैं, सोशल में मैप वर्क करना है तो मैप वर्क कर लेते हैं, साइंस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के मन कर रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन हमें ये साइकिल ब्रेक नहीं करना है। 7 से 9 अगर स्टडी का टाइम है, स्कूल से वर्क नहीं मिला है, ट्यूशन से वर्क नहीं मिला है, कोचिंग से वर्क नहीं मिला है, तो हम कुछ भी करें, बुक लेकर बैठे रहिए बेशक, 2 वर्ड तो जाएगा आपके दिमाग में। तो पेरेंट्स को भी ये बात इंश्योर करना है कि 7 से 9 के टाइम बच्चे को बैठना ही है, और बच्चों को तो ये चीज़, अगर जो बच्चे खुद मोटिवेटेड है, खुद इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको ये रूल फ़ॉलो करना होगा। ठीक है, किसी दिन बर्थडे पार्टी में आप इनवाइटेड हो गए और आप नहीं जा पाए, उस दिन आपने 7 से 9 का टाइम मेंटेन नहीं कर पाए स्टडी के लिए, और आपको गिल्ट फ़ील हो रहा है नेक्स्ट डे कि भाई मेरा तो कल का टाइम वेस्ट हो गया, तो ज़्यादा गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे आप चाहे तो 4 घंटा पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आज अगर आपका टाइम ख़राब हो गया तो कल आप उसको कम्पेंसेट करिए, वीकेंड पे उसको कम्पेंसेट कीजिए, लेकिन कीजिए। अपने साथ आपको कुछ ना कुछ रूल्स फ़ॉलो करने होंगे। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ने वाला ही नहीं है, हमने तो कहना ही छोड़ दिया है। तो बच्चों में डिसिप्लिन खुद से मेंटेन नहीं होता है। आप अगर कहना छोड़ देंगे, तो आपने कहीं न कहीं उनके पोटेंशियल को लिमिट कर दिया। आपने मान लिया बच्चा हमारा ऐसा ही है, आपने उस डायरेक्शन में कुछ वर्क ही नहीं किया। बच्चे खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो नहीं पाते, आपको उसके लिए कॉन्स्टेंटली लगे रहना होगा। आप कह के तो देखिए, क्या पता उसको किसी ऐज में कभी न कभी थोड़ा समझ में आ जाए। लेकिन आपने बहुत अर्ली ऐज में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा बच्चा तो नालायक है, या हमारा बच्चा तो स्टडी में कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो डेफ़िनेटली नहीं कर सकता, वो बच्चा भी यही बिलीव करने लगेगा। लेकिन आपके बार-बार कहने से हो सकता है वो बिलीव कर ले कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कुछ भी। एंड एक बहुत लास्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम अक्सर किसी भी बच्चों के अचीवमेंट को देखते हैं कि फलाने भैया या दीदी के 90% आ गए, 95%, 99% आ गए। लेकिन हम उस प्रोसेस को देखना भूल जाते हैं कि जब वो भैया और दीदी जब स्कूल में अपने पीटी दे रहे थे या प्री बोर्ड्स दे रहे थे, उसमें कई बार उनके कम मार्क्स भी आए होंगे। कई बार उनको
वो भी रोए होंगे कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमने इतना स्टडी किया, फिर भी हमारे प्री बोर्ड में इस सब्जेक्ट में हमारे कम आ गए। वो भैया दीदी भी डरे होंगे कि पता नहीं कहीं मेरे बोर्ड्स में कम ना आ जाए। तो ये बिल्कुल नेचुरल है बच्चों, अगर अभी किसी एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आ जाते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार लगे रहिए, रुके मत रहिए। हो सकता है आपको इस साल रिज़ल्ट ना अच्छा आए, लेकिन आपने एक पैटर्न को फ़ॉलो किया, लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स आ जाएँगे और डेफ़िनेटली अच्छे मार्क्स आएँगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अभी आपके छोटे एज के वजह से आप कुछ बातों को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्योंकि आप 1 साल और बड़े हो चुके हैं, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको वही चीज़ें जो पिछले साल नहीं समझ में आ रही थी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो क्विट नहीं करना है, हमें लगे रहना है और हमें रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, क्योंकि रिज़ल्ट तो मैम और सर के हाथ में, वो मार्क्स देंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस कर सकते हैं और हमने अपना जो भी रूटीन बना रखा हुआ है हमारे हिसाब से, दूसरों को मत फ़ॉलो कीजिए कि कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को 12 घंटे की स्टडी करने के बाद भी बहुत मार्क्स नहीं आते और कुछ बच्चे हैं कि 2-4 घंटों में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। पेरेंट्स को भी समझाऊँगी कि कई बार होता है, नहीं आप तो 4 घंटे बिठाओ हमारे बच्चों को, आप अपने ट्यूटर को बोल रहे हो या कोचिंग ऐसा ढूँढ रहे हो जिसमें बच्चा 10 आवर्स एंगेज है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि लॉन्ग आवर जो होता है, ये इंश्योर नहीं करता है आपके बच्चे के सक्सेस को। क्वालिटी टाइम जो होता है वो इंश्योर करता है। आपका बच्चा अगर खुश है, तो वो 2 घंटे में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है कि पेरेंट्स हर हमेशा पढ़ो, पढ़ो कहते रहते हैं और हमें हमारे दोस्तों से मिलने नहीं दे रहे हैं और घर में लॉक करके 6 घंटे के लिए बिठा दिया, वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा और फ्रस्ट्रेटेड अगर है, तो वो बुक लेकर के गाल पे हाथ रख कर के बस बैठा रहेगा, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं करेगा। तो पेरेंट्स, आपको अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझना है और हर पेरेंट अपने बच्चों को समझता ही है। मेरे कहने या किसी और के कह देने से ऐसा नहीं है कि पेरेंट अपने बच्चों के वीकनेस को या प्लस पॉइंट को नहीं जानते हैं। अपने बच्चे को टाइम टू टाइम तारीफ़ करना भी सीखिए, करना चाहिए आपको। अभी कुछ दिन पहले 10th के रिज़ल्ट आए हैं, तो मैं अपने 10th के बच्चों के परफ़ॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थी, सारे बच्चों के रिज़ल्ट को डिस्कस कर रही थी। मेरे अपने बच्चे नाराज़ हो गए मुझसे कि आपको तो बस दूसरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, जबकि मैंने अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा और लड़े बाकायदा मेरे से। स्कूल चले गए नेक्स्ट डे और मुझे बहुत हँसी आई कि ये लड़ क्यों रहे हैं। बट मैंने खुद को रिफ्लेक्ट किया, सोचा और जैसे ही वो बच्चे स्कूल से आए मेरे, मैंने उनको एक ही बात कहा कि आई एम सॉरी। तो जबकि जो कि मेरा नेचर नहीं है, मैं अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्टली और यूँ कहें तो बहुत रूडली ट्रीट कर लेती हूँ कई बार। लेकिन जैसे ही मैंने आई एम सॉरी बोला, बच्चे हैरान होके मेरी तरफ देख रहे थे, तो बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा कि सारे बच्चों के वजह से, अपने स्टूडेंट के वजह से मैंने तुम लोग को इग्नोर किया। मैंने तुमने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है अभी अपने टाइम टेबल को लेकर। वैसे मुझे परफ़ॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी अपने बच्चों के, बट उनके टाइम टेबल को लेकर के थोड़ा-सा मैं नाराज़ हूँ उनसे कि आप और 1-2 घंटा मैनेज कर सकते हो अपने स्टडी को, वो टाइम आप कहीं न कहीं वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने बच्चों को वही बोला कि मैंने देखा है कि क्लास 12th में आते ही आपने अपने टाइम को थोड़ा-सा तो मैनेज किया पहले से, लेकिन अभी और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आप भी समझो कि मैं किसी और बच्चे की तारीफ़ कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बुराई कर रही हूँ। सिमिलरली किसी और बच्चे की अगर मैं बुराई कर भी रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ। कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर किसी में वीकनेस है, हर किसी में अच्छी बात है, हर किसी में बुरी बात है। पेरेंट्स से कहूँगी कि दूसरे बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के सामने दूसरे बच्चों की तारीफ़ करने के साथ-साथ अपने बच्चे की तारीफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दूसरे बच्चे की बुराई कर रहे हैं, तो अपने बच्चों की भी वीकनेस उन्हें समझाइए और उनको किस डायरेक्शन में करेक्शन करना है, ये बातें समझाइए। और डेफ़िनेटली अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, तो रिज़ल्ट अपने आप ही अच्छा आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स और अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, मैं अपने सक्सेसिव वीडियोज़ में मुझे जो लगेगा लेकर आती रहा करूँगी। और मेरा ये चैनल बनाने का मेरा एक मोटिव है कि जो मेरे अभी 6-7 के स्टूडेंट हैं मेरे, क्लास 10th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक चैप्टर है और 6-7th में भी, 7th क्लास में भी ये चैप्टर है। तो 7th के बच्चों को भी मैंने उतना ही समझाया जितना मैं 10th के बच्चों को समझाती हूँ, थोड़ा कम समझाया 10th के बच्चों से। लेकिन मैंने जब नेक्स्ट डे उन बच्चों को पूछा, तो उन बच्चों को चीज़ें याद नहीं थी। तो उन बच्चों को ध्यान में रह कर के छोटे-छोटे कंसेप्ट लेकर के अपने आने वाले वीडियोज़ में आऊँगी। तो अगर किसी पेरेंट को मेरा वीडियोज़ यूज़फुल लग रहा है, तो स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी कंसेप्ट की क्लियरेंस चाहिए, तो मैसेज कर दीजिए मुझे। मैं ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ लेकर आने का मेरा प्लान है। अच्छा लगता है मुझे और
ज़्यादा मुझे पढ़ना पढ़ाना ये दोनों मेरे हॉबीज़ में आते हैं। थैंक यू।